राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हम सबसे पहले इसमें कंटेंट को एक बार देख लेंगे, विषय, और इसमें हम देखते हैं पहले परिचय आएगा। परिचय में जब पहला भाग होगा वो स्कूली शिक्षा के बारे में हम जानेंगे। इसमें हम पहले जो बातें बताई गई भाग 1 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, सीखने की नींव, इनके आधार पर हम बात करेंगे। उसके बाद आती है आपका बुनियादी साक्षरता एवं ज्ञान, मतलब संख्या का ज्ञान, सीखने के लिए एक तत्कालीन आवश्यकता और पूर्व शर्त। थर्ड में आएगा ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना। फिर आपका आता है स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, उनको लर्निंग अधिगम, समग्र, एकीकृत और आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। फिर आता है आपका शिक्षक के बारे में। फिर होती है समतामूलक और समावेशी शिक्षा, सभी के लिए लर्निंग, सभी के लिए अधिगम। और उसके बाद आता है स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस। और 8वें नंबर पर आती है स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण का प्रत्ययन। ये हमारे भाग 1 में था, जो बच्चे के लिए मतलब स्कूली शिक्षा के लिए था। ऐसे हम भाग 2 में देखेंगे कि हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या बताया गया है, इसका हम समझेंगे पार्ट 2 में, कि गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय अर्थात भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण, संस्थागत पुनर्गठन और समेकन। फिर आपका हम बात करेंगे समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर। और फिर हम बात करेंगे सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण और छात्रों का सहयोग। फिर हम देखेंगे प्रेरित, सक्रिय और सक्षम शंकाएं। लेकिन हम सबसे पहले इसके पहले और भी बहुत से हमें कंटेंट पे हमें बात करनी है। इसके बाद हमारे थर्ड पार्ट में भी आएंगे, लेकिन हम सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहला पार्ट का डिटेल में। सबसे पहले करेंगे परिचय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए। शिक्षा का पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसके लिए इसके सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्धि, प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन ये हो सके, साथ ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता हो। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इस युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4, इसको कहा गया SDG 4, इसमें परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टारगेट और लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इसको हम AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते
एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेगी, और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्र में ऐसे कुशल कामगारों की ज़रूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषय में योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे, और इस कारण से भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्र में नए कुशल कामगारों की भी ज़रूरत होगी। महामारी के बढ़ते आपका जो संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी ये सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगम मतलब लर्निंग की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बनने की ओर अग्रसर है। ये हमने ये जो इंट्रोडक्शन शुरू किए, इसका मुख्य कारण, बहुत बड़ी कारण ये है कि हमारे एजुकेशन पॉलिसी किस तरफ कैसे बने, किस तरफ जाए, ये इस पर डिपेंड करता है कि आगे आने वाले समय में हमें कैसे चैलेंजेस हमें सामना करने पड़ेंगे या किस तरह की चुनौतियाँ होंगे। अगर हम उन चुनौतियों को अच्छे से जान लेंगे तो हमें एजुकेशन सिस्टम को उस अकॉर्डिंग ढालने में बहुत मदद मिलेगी। इसलिए पहले हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में क्या क्या होंगे। हम थर्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। हमारे युवा की संख्या 2030 तक सबसे ज़्यादा होगा दुनिया में, और इस तरह से हमारे जो चुनौतियाँ आ रही है, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के बाकी विज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग जो ब्रांचेस में जिस तरह से चेंजेस होती जा रही है, जिस देश में युवा के पास जितने अच्छे इस तरह के स्किल होंगे, एजुकेशन स्किल जितने ज़्यादा होंगे, उस देश की उन्नति उतनी ज़्यादा होगी। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमारे नए एजुकेशन पॉलिसी को बनाने की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए हमने जो चेंजेस किए हैं, जो नया नया नियम लाए हैं, उसको देखते हुए लाए हैं। तो ये आपके मन में पूरा होना चाहिए, अच्छे से पूरा एकदम, कि ये चुनौतियाँ है, ऐसे चीज़ें हमें सामने करने पड़ेंगे, ऐसे हमारी डिमांड बढ़ेगी। जैसे आने वाले समय में मैथ का, साइंस का बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, तो फिर हमारा एजुकेशन भी ऐसे होना चाहिए जिससे इसके डिमांड को पूरा करने के लिए लोगों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन मिले। और उसके लिए हम आईटी सेक्टर से लेकर के बाकी सब कुछ मिला करके हम कोशिश कर रहे हैं। इसको जानना ज़रूरी है, इसलिए ताकि हम एजुकेशन सिस्टम को, पॉलिसीज़ को समझ सकें। रोजगार और वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से ये ज़रूरी हो गया है कि बच्चे जो कुछ सिखाया जा रहा है उसे तो सीखे ही, और साथ ही वे कंटिन्यूसली सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। इसलिए शिक्षा के विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर अधिक होने की ज़रूरत है कि बच्चे समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें। विविध विषयों और विविध विषय के बीच में जो अंतर संबंध होती है, मतलब को रिलेशन जो होती है, इनको भी समझे, वो देख पाए और कुछ नया सोच पाए और नई जानकारी को नए बदलती हुई परिस्थिति या क्षेत्रों में उपयोग में ले पाए। ज़रूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाती है, हमारे नई शिक्षा प्रणाली में कैसा होना चाहिए? शिक्षार्थी केंद्रित, यानी स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली और अवश्य ही रुचिपूर्ण हो। शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करे। इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं,
साहित्य, संस्कृति और मूल्यों का अवश्य ही समावेश किया जाए। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकास करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाने चाहिए। सीखने के परिणाम की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है उनके बीच की खाई को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में उच्चतम गुणवत्ता, इक्विटी और सिस्टम में अखंडता लाने वाले प्रमुख सुधारों के जरिए पाटा जाना चाहिए। 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो कि किसी से पीछे नहीं है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो सके। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21 या आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 की है, वो 21वीं जो शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बनाए रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिसमें SDG 4 शामिल है, इसके संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास इस पर जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्र में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी और थिरुवल्लुवर जैसे अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्र जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायान निर्माण और दिशा ज्ञान। नौकायान जब हम कल बात कर रहे थे आप लोगों से कि हमारे ऐसे बहुत सारे ज्ञान थे, जिसमें जैसे जहाज़ों का निर्माण करना या बहुत टेक्निकल चीज़ें जो इस समय दुर्लभ माने जाते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में अब उसमें डिस्कशन था। जब इसमें भी यही बात बताया गया ना कि जैसे हमारे जो पहले जिसको हम खो दिए हैं, अलग अलग जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जो था, उसमें क्या क्या था, ये भवन निर्माण करना, नौकायान निर्माण करना, दिशा ज्ञान का होना, योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान किए। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की ज़रूरत है,
बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होना चाहिए और उसे समृद्ध किया जाना चाहिए और नए नए उपयोग के लिए भी सोचे जाने चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में अवश्य ही शिक्षक होने चाहिए। शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्मानीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों को, हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देते हैं। इस नीति द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे वे अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें। नई शिक्षा नीति को हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने में सहायता करनी होगी, जिसके लिए उनकी आजीविका, सम्मान, मान मर्यादा और स्वायत्तता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही तंत्र में गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही की बुनियादी प्रक्रियाएं भी स्थापित करनी होगी। नई शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूह पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है और इसके लिए समाज में समानता, समावेश और सामाजिक आर्थिक रूप से गतिशीलता हासिल की जा सकती है। ऐसे समूहों के सभी बच्चों के लिए परिस्थितिजन्य बाधाओं के बावजूद हर संभव पहल की जानी चाहिए, जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश भी पा सके और उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर सके। इन सभी बातों का नीति में समावेश भारत के समृद्ध विविधता और संस्कृति के प्रति सम्मान बनाए रखते हुए और साथ ही देश के स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। भारत के युवाओं को भारत देश के बारे में और इसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, इनकी सारे आवश्यकताओं सहित यहाँ की अद्वितीय कला, भाषा और ज्ञान परंपराओं के बारे में ज्ञानवान बनाना राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता के दृष्टि से भारत के सतत ऊंचाई की ओर बढ़ने की दृष्टि से अति आवश्यक है। इसके बाद हम बात करेंगे पिछली नीतियाँ। पिछली नीतियाँ में क्या था? शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दों पर था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 NPE 1986/1992 में संशोधित किया गया था, इसके अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है। 1986 to 1992 की पिछली नीति के बाद एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा है, जिसमें सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध कराया जाएगा। इस नीति का सिद्धांत क्या है? शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसान विकसित करना है, जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति नैतिक मूल्यों का आधार हो। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान के द्वारा परिकल्पित, समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान कर सके। एक अच्छी शैक्षणिक संस्थान वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसके देखभाल की जाती है, जहां एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है, जहां सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहां सीखने के लिए एक अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हो सके। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तथापि
साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच शिक्षा के स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय में आवश्यक है। अब हम बात करेंगे मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली के साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। यह क्या है? जो बोल्ड है उसका आप इम्पोर्टेंट के रूप में आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। शिक्षकों को और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना है, जिससे कि वे बच्चे की अकादमिक और क्षमताओं में उनके सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दें। इसमें एक बात ये भी आती है कि जैसे ये कोशिश की जाती है कि बच्चे में जो क्वालिटी है उसको डेवलप किया जाए, उसके अकॉर्डिंग उसका आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, न कि उसके ऊपर कुछ थोपा जाए। जैसे अगर किसी को डॉक्टर नहीं बनना है, उसको एक्टर बनना है या उसको डांसर बनना है, तो ज़बरदस्ती उसको डॉक्टर बनने की हम उसको थोपे ना। उसके जो मन में जो चल रही है, उसके जो आकांक्षा है, उसके अकॉर्डिंग उसको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, न कि उसके ऊपर कुछ और दूसरी चीज़ों को अभिभावक या किसी के द्वारा थोपा जाना चाहिए। ये इसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चे की, हर इंसान के अपने एक विशिष्ट कैपेबिलिटी होती है, एक इसका इंटरेस्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको आगे बढ़ने की मौका देना चाहिए। शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उनके सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दें। इसके बाद आती है आपका बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, जिससे सभी बच्चे की कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशल को हासिल कर सके। लचीलापन हो, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो, और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें। कला और विज्ञान के बीच में, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच में, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हो, जिससे ज्ञान क्षेत्र के बीच हानिकारक उच्च नीच और परस्पर दूरी और असंबद्धता को दूर किया जा सके। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच में एक मल्टी डिसिप्लिनरी यानी एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास। अवधारणात्मक समझ पर जोर, कि उसको अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल, इसीलिए जो लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं, न कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई। इसको डिस्करेज करने की कोशिश किया जा रही है कि बच्चे खाली रटे ना, उनके अंदर एक लॉजिकल कैपेबिलिटी की वृद्धि डेवलपमेंट हो, उनके अंदर एक रचनात्मकता के डेवलपमेंट हो। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय। बहुभाषिक और अध्ययन-अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन, ये ध्यान रखा गया है। जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग और सामूहिक कार्यों में और लचीलापन। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, जो अभी तक चलती आ रही है, जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को ही बढ़ावा मिलता है। इसको हटा करके सीखने के लिए कंटिन्यूसली मूल्यांकन पर जोर देने की कोशिश की गई है। तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर, नई शिक्षा नीति में इस बात को ध्यान रखी गई है। अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में और दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन
और प्रबंधन में भी ये कोशिश है। इसी टेक्नोलॉजी में नए दिशा में भी काम हो रही है कि D2M मतलब डायरेक्ट टू मोबाइल, इसके आधार पे इंटरनेट के बिना भी आप एजुकेशन को पा सको, अगर इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी। और भी कई तरह के काम आप कर सको जिसमें इंटरनेट अगर ना हो तो भी कर सकते हो, सैटेलाइट के कुछ और मैकेनिज्म के जरिए। इस पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम हो रही है। जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा ऐसे ऐसे क्या होगा, हमारा शिक्षा और दूसरे प्रगति बहुत अच्छे होती जाएगी। सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र। हाँ जी, थोड़ा स्लाइड नीचे कर दीजिए। सभी पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और नीति के स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान हमेशा ध्यान रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है, सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सके। ये उद्देश्य है नई शिक्षा नीति का। स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा से शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति, शैक्षिक प्रणाली का अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता, ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने का एक हल्का लेकिन प्रभावी नियमात्मक ढांचा के साथ ही स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना। ये नई शिक्षा नीति में इसको जोड़ दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध पे कोई बहुत ज़्यादा फोकस की गई है, इसलिए आपको बोलता हूँ कि जो लोग PhD करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका इस पर अब आने वाली है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत फंडिंग भी बहुत अच्छे करेंगे, उनका बहुत प्लान है। GDP में अच्छे पैसों का भी इंतज़ाम की गई है। जिन लोगों का JRF नहीं होगा उनके लिए भी दूसरे तरीके से वो स्कॉलरशिप पा सकते हैं। बहुत से नियम बनाए गए हैं। उसमें कई तरह के जब आप जाओगे गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करते हो PhD करते हो तो सरकार के बहुत से और भी नियम और भी कई तरह के फैसिलिटी को लॉन्च करने की काफ़ी कुछ चेंजेस की गई, इसमें कोशिश की जा रही है। शैक्षिक विशेषज्ञ द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा, भारतीय जड़ों और गौरव से बने रहना और जहां प्रासंगिक लगे वहां भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उससे प्रेरणा पाना। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश, साथ ही सच्चे परोपकारी निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा। फिर आती है इस नीति का विजन। नई शिक्षा नीति में इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्य, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और
उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विजन इसमें छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्य में भी, और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्य और सोच में भी होना चाहिए, जो मानव अधिकारी, स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके। भाग 1 में बात करेंगे स्कूली शिक्षा के बारे में। यहाँ से आप बहुत अच्छे से ये सारा इम्पोर्टेंट शुरू होती है, आप लोग चाहे लिख लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी करो, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। ये नीति वर्तमान में जो 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर, याद रखना क्या बताया गया है, 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। किसमें करती है? 5+3+3+4 में। जैसा कि आप डायग्राम में हमें अभी दिखाते हैं और आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्या बताया गया है, जो पहला जो एकेडमिक था ये आपका एज 16 से 18, एज 6 से 16 इस तरह से आपका बना हुआ था अलग से। नई शिक्षा नीति में क्या है आपका कि आप देखते हैं इसमें सेकेंडरी, मिडिल, प्रिपरेटरी और आपका फाउंडेशन। इसमें आप देखते हो कि शुरुआती क्या किया इसमें आपका, ये आपका प्री स्कूल बताया गया, इसको स्टार्टिंग जो है जब शुरू करते हैं आप लोग फाउंडेशनल, ये आपका प्री स्कूल या बाल वाटिका, इसका आंगनबाड़ी भी बताया गया है। कब तक? पहला 3 साल तक। इसमें खाली आप आगे सीखोगे कि बच्चों से देखा कि बच्चा चाहते क्या है, बच्चे खाली खेलना चाहते हैं। जो बच्चे का साइकोलॉजी होती है, जो वो स्कूल ना जा कर के जो करना चाहते हैं, खेलना कूदना, ऐसे ही एकदम ठीक उसी वही वातावरण देने की कोशिश की गई। उसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा इस तरह के। तो 3 साल में क्या आपका प्री स्कूल बताया गया है। उसके बाद 2 साल के लिए क्लास 1 और 2, एज क्या है आपका 6 से 8 साल के लिए, ये पार्ट। फिर आपका आती है प्रिपरेटरी। प्रिपरेटरी में क्या है आपका क्लास 3 to 5 के लिए। कौन से एज के लिए था? एज 8 से 11। ये सब आपका एग्जाम कंटेंट बन जाते हैं जब आपका नई शिक्षा पद्धति में जब पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, इसी में से ये सारा उसके हिस्सा बनेंगे। फिर आपका क्या होती है नई शिक्षा पद्धति में, ये देखो आप, हम क्या देखते हैं, नई शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा। क्लास 6 to 8, एज क्या है आपका 11 to 14, ये पार्ट आता है आपका क्लास 6 to 8 में आते हैं। उसके बाद 9 से 12 एज ग्रुप क्या है आपका 14 to 18, सेकेंडरी हो गया। तो अब हमने क्या देखा, कैसे कैसे बांटा कि डिवाइड किया गया है, फाउंडेशनल, फिर प्रिपरेटरी, फिर मिडिल और फिर सेकेंडरी। ये आपका नया जो शिक्षा जो नया शैक्षणिक पाठ्यक्रम और ढांचा। और ये आपका था पहले का पिछला एकेडमिक ढांचा था, जो आप इस स्लैब में आप देख रहे हो कि कैसे 2 हिस्से में इसको डिवाइड किया गया था, एज के 6 से 16 तक के लिए और फिर 16 से 18 तक के लिए 10+2 का पैटर्न जो था। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं हैं, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल करके प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इसको ECCE के एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चे का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सके और खुशहाल हो। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इसमें सीखने की नींव बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास
6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान विषय में विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए ECCE प्रणाली में निवेश करने से इसकी पहुंच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है, जिससे सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने के समान अवसर मिल सकेंगे। ECCE के संभाव्यतया समता स्थापित करने में सबसे शक्तिशाली माध्यम हो सकता है प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास देखभाल, उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द 2030 के पहले ही उपलब्ध किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी स्कूली बच्चे या स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। ECCE के मुख्य रूप से लचीला, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित क्यों, अब हमें देखा था कि स्टार्टिंग के जो आपका जो 3 साल से जो था वो बच्चे खेल में ही सब कुछ सीखेंगे, उसके अकॉर्डिंग टीचर को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है, जैसे अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहेलियाँ और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत और अन्य गतिविधियों को शामिल करते हुए इसके साथ अन्य कार्य जैसे सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे बिहेवियर, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ECCE का समग्र उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, भौतिक विकास और संज्ञानात्मक विकास, समाज संवेगात्मक नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना होता है। NCERT के द्वारा ये आपका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या बताया गया है? NCERT के द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा NCPAFCCE को डेवलप किया जाएगा, अर्थात 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 साल के बच्चे के लिए एक दूसरा सब फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ECCE राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल करेगा, विशेष रूप से उन प्रथाओं को जो भारत में कई शताब्दियों से बाल्यावस्था की शिक्षा के विकास के लिए समृद्ध है और वे स्थानीय परंपराओं में विकसित हुई है, जिनमें कला, कहानियाँ, कविता, खेल, गीत और भी बहुत कुछ शामिल है। इन सभी को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा। शिक्षा का यह मॉडल माता पिता दोनों के साथ साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से उच्चतर गुणवत्ता वाले
ईसीसीई संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना बृहद लक्ष्य होगा। पिछड़े जिलों और उन क्षेत्र पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता देनी होगी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हों। विस्तृत और सशक्त ईसीसीई संस्थान द्वारा ईसीसीई प्रणाली को लागू किया जाएगा, जिसमें पहले से काफ़ी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनबाड़ियों के माध्यम से, ये पहला पार्ट था। बी पार्ट है प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनबाड़ियों के माध्यम से, और सी पार्ट है पूर्व प्राथमिक विद्यालयों जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित है, इनके माध्यम से। और डी पार्ट है अकेले चल रहे प्री स्कूल के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। ये सभी विद्यालय ईसीसीई के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों शिक्षकों को भर्ती करेंगे। फिर आपका पांचवा, ये आपका चौथा पॉइंट था, प्रारंभिक का जो फर्स्ट पार्ट का चौथा पॉइंट, और ये भी पांचवा पॉइंट हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट का। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ईसीसीई इसकी सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। प्रत्येक आंगनबाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ हवादार, बाल सुलभ और निर्मित भवन होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे गतिविधि से भरे पर्यटन करेंगे और अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों से प्राथमिक स्कूलों में संक्रमण को सुचारू रूप से बनाया जा सके। आंगनबाड़ियों को स्कूल परिसरों समूहों में पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा और आंगनबाड़ी बच्चे, माता पिता और शिक्षक को स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। 6 पॉइंट है, यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका, याद रखना बाल वाटिका वर्ड, बाल वाटिका जो कि कक्षा 1 से पहले है, इसमें स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक ईसीसीई योग्य शिक्षक है। वो तैयार कक्षा में सीखने को मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता और ज्ञान, प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोपहर के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ तैयारी कक्षाओं तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य के विकास के निगरानी और जांच परीक्षण जो आंगनबाड़ी व्यवस्था में उपलब्ध है, उसे प्राथमिक स्कूलों की तैयारी कक्षाओं के छात्रों को भी उपलब्ध कराए जाएंगे। 7वां पॉइंट है, ईसीसीई शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों शिक्षकों को एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक अव्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से, गलती से मैंने अव्यवस्थित बोल दिया था, एक्चुअली व्यवस्थित तरीके से होगा, फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री शिक्षक को ईसीसीई में 6 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम चलाया जाएगा और कम शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक साक्षरता संख्या और ईसीसीए के अन्य प्रासंगिक पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। इन कार्यक्रमों को डिजिटल दूरस्थ माध्यम से डीटीएच चैनलों के साथ साथ स्मार्टफोन के माध्यम से चलाया जा सकता है, जिससे शिक्षकों को अपने वर्तमान कार्य में न्यूनतम व्यवधान के साथ ईसीसीई योग्यता प्राप्त करने में आसानी होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों शिक्षकों के ईसीसीई प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्सेस सेंटर द्वारा मेंटर किया जाएगा और निरंतर मूल्यांकन के लिए कम से कम 1 मासिक कक्षा भी चलाएगा। दीर्घावधि में राज्य सरकारों को चरण विशेष में व्यावसायिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन की व्यवस्था और करियर मैपिंग के जरिए आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए व्यावसायिक रूप से योग्य शिक्षकों के कैडरों को तैयार करना चाहिए। इन शिक्षकों की प्रारंभिक व्यावसायिक तैयारी और उसके सतत व्यावसायिक विकास यानी कि सीपीडी के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। आज हमने 7 पॉइंट तक किया हमने। इसके बाद कल के क्लास में हम 8 नंबर पॉइंट से करेंगे, या हम इसको पूरा ही कर देते हैं, फिर कल से हम सेकंड से शुरू करेंगे। ईसीसी को चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्र की आश्रमशालाओं में भी शुरू किया जाएगा। आश्रमशालाओं में ईसीसी को एकत्रित करने और इसे लागू करने की प्रक्रिया जैसे हमने देखा उसके अकॉर्डिंग ही होगी, जो अभी हमने डिटेल में हमने डिस्कस किया था। 9 पॉइंट है आपका, ईसीसीई पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी, ताकि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित किया जा सके और शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास, जिसको हम लोग कहते हैं महिला और बाल विकास यानी WCD, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MHFW और जनजातीय कार्य मंत्रालय, इनके द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारू एकीकरण से सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्यबल टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। यह हमारे पहले पार्ट का 9 पॉइंट हुए। इसके बाद बुनियादी साक्षरता के बारे में हम कल के क्लास में अध्ययन करेंगे। इसका आप लोग दोबारा अच्छे से करके रखना, और जब आप इसको अच्छे से रेडी कर लोगे तो सेकंड पार्ट समझने में आसानी हो जाएगी। और हमें बहुत अच्छे से जानना है इसको, नई शिक्षा नीति को, नई शिक्षा प्रणाली को। ये आपके एग्ज़ाम में भी काम आएगा और भी बहुत जगह काम आएंगे, क्योंकि जानना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या फ़ायदा होंगे, क्या क्या आपको मिलेंगे। पीएचडी के लिए भी है, पीएचडी में भी क्या क्या चेंजेस की गई है, उसके लिए भी क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी, और आपके घर में जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी क्या क्या आगे हमें नई चीज़ें क्या मिलेंगे, जानने में बहुत हेल्प मिलेगी ये सेक्शन। आप सबका धन्यवाद। हम कल करेंगे अगला पार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।